स्टूडेंट्स बेटे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कैश बुक एक्चुअली क्या होता है, जब एक फर्म बहुत बड़ी होती है, लार्ज होती है, तो दैट केस जर्नल एंट्री के अंदर उसकी सारी ट्रांजैक्शन अगर हम लिखने बैठ जाएं तो जर्नल जो बुक होगी वो बहुत बड़ी बन जाती है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए ओरिजिनल एंट्री के लिए कुछ स्पेशल बुक्स रखी जाती हैं अलग अलग, लाइक सेल के लिए अलग, परचेज के लिए अलग, कैश के लिए अलग। कई बिजनेसमैन ऐसे भी करते हैं कि जर्नल एंट्री के लिए बुक अलग रख लेते हैं और कैश बुक के लिए अलग। जो भी कैश की ट्रांजैक्शन होंगी वो कैश बुक में एंटर कर देते हैं, अदर जो भी ट्रांजैक्शन बचती हैं वो दूसरी बुक में एंटर कर देते हैं। तो अभी हम आज कैश बुक की बात कर रहे हैं, देखते हैं इसने कैश बुक के बारे में क्या बताया। आज हम थोड़ा सा कैश बुक का थ्योरी पोर्शन करेंगे। If the size of business is small one, it may be possible to enter each and every transaction in one book. Only that is journal. अगर हमारे जो बिज़नेस का साइज़ है वो वेरी स्मॉल है तो दैट केस हमें सिर्फ एक जर्नल बुक ही रखनी चाहिए, हर ट्रांजैक्शन उसके अंदर कर देनी चाहिए, विच इज़ जनरली नोन एज द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बट व्हेन द साइज ऑफ बिजनेस ग्रो एंड द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बिकम वेरी लार्ज, it is no longer possible to record all transaction in one journal only. As such, journal is subdivided into a number of special journal. इस सिचुएशन में जर्नल को आगे और डिवाइड कर दिया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं स्पेशल जर्नल। दीज स्पेशल जर्नल आर ऑल्सो नोन एज डे बुक, स्पेशल पर्पज बुक, सब्सिडरी बुक, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। Each subsidiary book is meant for recording all transaction of a similar nature. हर सब्सिडरी बुक में उससे मिलती जुलती ट्रांजैक्शन होती हैं, जैसे कैश बुक में कैश से मिलती जुलती, सेल बुक में सेल से लिंक। फॉर एग्जांपल, ऑल कैश ट्रांजैक्शन मे बी रिकॉर्डेड इन वन बुक, ऑल क्रेडिट परचेज ट्रांजैक्शन इन अनदर बुक एंड ऑल क्रेडिट सेल ट्रांजैक्शन इन येट अनदर बुक। तो बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें से सिर्फ अभी इस चैप्टर के अंदर हमने कैश बुक का डिस्कशन करना है। आगे बढ़ते हैं। Subsidiary books may be defined as books where the transactions are entered first and then ledger accounts are prepared on their basis. Following subsidiary books are most commonly used in a business. ये subsidiary books mainly यूज होती हैं। कैश बुक कैश का रिकॉर्ड रखने के लिए, परचेज बुक परचेज का और सिर्फ गुड्स का। दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक तो इसके अंदर गुड्स आती हैं और दूसरा जो आप परचेज करते हो वो क्रेडिट परचेज होनी चाहिए। कौन सी परचेज? क्रेडिट। अगर आपने कैश परचेज किया है तो बेटे वो तो कैश बुक में एंटर हो जाएगी। अगर आपने क्रेडिट परचेज किया है तभी आप परचेज बुक के अंदर एंट्री कर पाओगे। और दूसरी बात, वो गुड्स होनी चाहिए। अगर आपने क्रेडिट पे फर्नीचर परचेज किया है तो ना तो वो कैश बुक में जा सकता, ना ही परचेज में, क्योंकि वो गुड्स नहीं है। तो दैट केस आप उसको जर्नल एंट्री में लिखते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। सेल बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल की एंट्री होती है और वो भी गुड्स की। अगर आपने कोई एसेट बेची तो वो सेल बुक में नहीं आएगी, और अगर आपने गुड्स कैश में बेची तो वो कैश बुक में आएगी। इसी तरह से परचेज रिटर्न बुक होती है, सेल रिटर्न बुक होती है, BRBP होती हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जर्नल प्रॉपर बुक है जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। लेकिन आज हमारा यहाँ का टॉपिक कौन सा है? ओनली कैश। एडवांटेज ऑफ स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। अलग बुक्स रखने का, सेपरेट हर सेल परचेज की अलग अलग बुक रखने के क्या एडवांटेज हैं? डिवीज़न ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को अलग अलग बांट दिया जाता है। सेल डिपार्टमेंट अलग, परचेज अलग, सेल रिटर्न अलग, परचेज रिटर्न अलग, जर्नल अलग, कैश बुक अलग। तो दैट्स वाई जो वर्क है उसका डिवीज़न हो जाता है और वो वर्क उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनको दिया जाता है, जिससे वो स्पेशलाइजेशन अचीव कर लेते हैं। Increase in efficiency because each person is entrusted the work of a particular book over a period of time. He become efficient in handling it. अगर एक ही पर्सन बारी बारी एक ही काम को करेगा तो वो उस काम को करने में क्या हो जाएगा? efficient. This will lead to work being completed quickly and more accurately. Easiness in posting. Since all transactions of a particular nature are already collected at one place, क्योंकि एक ही सेम नेचर की ट्रांजेक्शन एक ही बुक में एंटर है तो उससे लेजर बनाने में भी हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ईजीनेस इन चेकिंग। इन केस ट्रायल बैलेंस डजंट एग्री, एग्जिस्टेंस ऑफ सेपरेट बुक हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर। अगर हमारा
लास्ट में जाके हमें एक ट्रायल बैलेंस बनाना होता है, जो आगे आने वाले चैप्टर में हम सीखेंगे। अगर वो ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं हो रहा तो क्या एरर हुई, उस एरर को भी हम ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम फ्रॉड्स, अगर हम सब कुछ अलग अलग बुक्स में एंटर करते हैं तो कोई भी हमारा एम्प्लॉय ज़्यादा फ्रॉड नहीं कर पाएगा, हम फ्रॉड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फुल इन्फॉर्मेशन एट वन प्लेस, लाइक कैश कितना गया, कैश कितना आया, क्रेडिट सेल कितनी हुई, तो उन सब की इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पे हो जाती है। फ्लेक्सिबल, आप इन्हें बिजनेस टू बिजनेस चेंज कर सकते हैं। फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच एम्प्लॉय इज एंट्रस्टेड विद ए पर्टिकुलर सब्सिडरी बुक एंड एज सच ही कैन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एरर। अगर हम ऐसे पर पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा देंगे कि कैश डिपार्टमेंट आपका है, सेल आपका है, तो हम उसको रिस्पॉन्सिबल भी ठहरा सकते हैं उसके काम के लिए। अब बात करते हैं हम जो हमारा ये चैप्टर है, कैश बुक। दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट। इसके अंदर सिर्फ कैश की रिसिप्ट्स और कैश की पेमेंट देखी जाएंगी। अदर ट्रांजेक्शन को हम इग्नोर करेंगे जिनका कैश से लिंक नहीं होता। नंबर ऑफ कैश ट्रांजेक्शन इज क्वाइट लार्ज इन एवरी बिजनेस एंड इट इज़ क्वाइट अनप्रैक्टिकेबल एंड इनकन्वीनियंट टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन इन जर्नल। अगर एक बिज़नेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शन कैश में होती हैं तो उसे जर्नल में लिखना इनकन्वीनियंट होगा। इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू मेंटेन ए सेपरेट बुक फॉर कैश ट्रांजैक्शन, इसलिए हमें कैश बुक बनाने की ज़रूरत पड़ती है। दिस बुक अनेबल्स अ बिजनेसमैन टू नो द बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड एट बैंक एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। इस बुक को देख के पता चलता है कि कैश और बैंक का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस कितना है। एंड दिस इज़ वेरी पॉपुलर बुक, इसे बिग और स्मॉल कोई भी बना सकता है। कैश बुक अ सब्सिडरी बुक एंड ए प्रिंसिपल बुक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 मार्क्स में काफ़ी बारी आता है। कैश बुक अचीव्स अ डुअल पर्पज, इट इज़ बोथ सब्सिडरी बुक एंड प्रिंसिपल बुक, दोनों हैं ये। व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन, ट्रांजेक्शन ऑफ कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल। अगर आपने कैश बुक बनाई है तो जर्नल के अंदर कैश बुक की ट्रांजेक्शन एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है। As all the cash transaction are recorded for the first time in the cash book, it is there for original entry। क्योंकि फर्स्ट टाइम हम डायरेक्ट कैश बुक में ही एंट्री कर रहे हैं, इसलिए ओरिजिनल बुक तो है ये। बट व्हेन ए कैश बुक इज प्रिपेयर्ड, कैश अकाउंट इन द लेजर इज नॉट प्रिपेयर्ड। अगर हमने कैश बुक बना ली, उसके बाद हमें लेजर बनाने होते हैं बेटे, तो कैश बुक और कैश का जो अकाउंट है वो सेम बनता है, तो हमें ये भी बनाने की जरूरत नहीं होती। In this way, cash book represents cash account and hence become the principal book of account। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कैश बुक आपकी सब्सिडरी बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है, यानी आपको इसका लेजर अगेन बनाने की जरूरत नहीं है। कैश अकाउंट और कैश बुक में डिफरेंसेस क्या हैं? ये अकाउंट है जो कि लेजर बनाते टाइम हम ध्यान रखते हैं, और ये बुक है जो फर्स्ट टाइम इसके अंदर एंट्री की जाती है। कैश अकाउंट इज ओपन इन द लेजर एंड पोस्टिंग इज डन इन दिस अकाउंट फ्रॉम जर्नल। कैश अकाउंट जो है वो जर्नल से बनाया जाता है। एंड जो कैश बुक है, इट इज़ ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसमें डायरेक्ट जैसे ही कोई कैश की रिसिप्ट या पेमेंट होती है, हम इसके अंदर एंटर कर देते हैं पहले। व्हेन ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन जर्नल, इट इज़ नेसेसरी टू ओपन ए कैश अकाउंट इन लेजर। अगर आपने कैश का जर्नल में एंट्री की है तो आपको इसका लेजर बनाना जरूरी है, लेकिन जब आपने इसकी एंट्री कैश बुक में की है, देयर इज़ नो नेसेसिटी टू ओपन ए कैश अकाउंट। इट ओनली रिकॉर्ड वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज़ कैश, और इट रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन, यानी जो कैश से रिसिप्ट और पेमेंट और जो भी अदर पार्टीज़ होती हैं उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे रखा जाता है। कैश बुक इज़ अ जर्नलाइज्ड लेजर। समटाइम्स ए क्वेश्चन अराइजेज whether cash book is a journal or ledger। it is a journal क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इसके अंदर एंट्री कर रहे होते हो फ्रॉम द सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड फ्रॉम देयर दीज आर पोस्टेड इन रिस्पेक्टिव अकाउंट्स। कैश बुक इज ऑल्सो a ledger since it serves the purpose of cash account also। when a cash book is prepared, no separate cash account is open in the ledger, as such cash book journal as well as ledger, hence it may be called journalized ledger। ये जर्नल भी है और लेजर भी है। सिमिलैरिटी ऑफ कैश बुक विद जर्नल, दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं? जस्ट लाइक ए जर्नल, ट्रांजेक्शन इन कैश बुक आर रिकॉर्डेड फॉर फर्स्ट टाइम। जस्ट लाइक ए जर्नल, ट्रांजेक्शन इन कैश बुक आर रिकॉर्डेड डेट वाइज। Just like a journal, transaction cash book are also posted to relevant account, and just like a journal, cash book also contains LF column।
सिमिलैरिटी ऑफ कैश बुक विद द लेजर, तो आप इसे हल्का सा रीड आउट कर लेना, आपको पढ़ते ही ये बातें समझ में आ जाएंगी। इसके बारे में एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग ए कैश बुक, अगर हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश बुक हमारे लिए जर्नल और लेजर दोनों का काम करता है, तो हमें इसको अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अलग अलग बनाएंगे तो ये हमारी डुप्लीकेशन हो जाएगी, डुप्लीकेशन को प्रिवेंट करता है। कैश अकाउंट इज़ नॉट ओपन इन द लेजर, इट प्रिवेंट्स द साइज ऑफ द लेजर फ्रॉम बिकमिंग टू वॉल्यूमिनस। Both cash and book bank transaction can be entered. It enables a businessman to know the balance of cash in hand at bank. ये कैश इन हैंड और बैंक का बैलेंस जानने में हेल्प करता है। डेली रिसीट्स पेमेंट्स का पता चलता है। कैश बैलेंस एज शोन इन कैश बुक मस्ट बी इक्वल टू एक्चुअल कैश इन हैंड, जितना कैश हमारे हाथ में होता है उतना ही बैलेंस हमारी इस बुक के अंदर आना चाहिए। अब है इम्पोर्टेंट टॉपिक, टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक में बी ऑफ 4 टाइप्स। सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं। डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और डिस्काउंट का कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट का कॉलम, कैश एंड बैंक का कॉलम, जिसमें से बेटे ना तो ये हमारे सिलेबस में ना ही ये हमारे सिलेबस में। तो हमारे सिलेबस में अभी तक इनमें से एक तो सिंगल कॉलम कैश बुक और डबल कॉलम में भी कैश और बैंक कॉलम वाला, और थर्ड होता है हमारा 3 कॉलम कैश बुक जिसके अंदर कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों का होता है, लेकिन ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। पेटी कैश बुक, इसका भी एक अलग फॉर्मेट होगा। जब एक बिजनेस के अंदर छोटी मोटी आइटम लाइक पेन, पेंसिल, स्टेशनरी, वेजेस, कन्वेंस, डेली रूटीन वाली आइटम ज़्यादा होती हैं तो दैट केस पेटी कैश बुक बनाई जाती है। तो हम यहाँ पे 3 चीज़ें सीखने वाले हैं, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम में कैश और बैंक, एंड पेटी कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक, इसका फॉर्मेट देखते हैं। इट्स फॉर्मेट इज सिमिलर टू एन अकाउंट। इसका जो फॉर्मेट है कहते हैं टी शेप में है, देखें आप ये टी शेप में है। हाफ पार्ट में आप डिवाइड करते हैं, ये आपका हाफ पार्ट हो गया, यहाँ से आपका ये हाफ पार्ट करके दे रखा है इसे। इधर भी कॉलम बनेंगे, इस साइड भी आपके कॉलम बनेंगे। ये आपकी डेबिट साइड, ये आपकी क्रेडिट साइड। पहला कॉलम डेट का, सेकंड पर्टिकुलर और रिसिप्ट, जब भी पैसा आएगा आप इस साइड दिखाएंगे। वाउचर नंबर, वाउचर नंबर एक्चुअली प्रैक्टिकली लाइफ में होते हैं, लेकिन जब हम क्वेश्चन करेंगे हमें क्वेश्चन में वाउचर नंबर मेंशन नहीं होगा तो हम वाउचर नंबर का कॉलम ज़रूर बनाएंगे, बट उसके अंदर कोई भी अमाउंट की एंट्री हम नहीं करेंगे। इसके बाद है LF, लेजर फोलियो। लेजर फोलियो वही कि जब इस पर्सन का जिससे हमने पैसे लिए हैं पोस्टिंग की, उसका किस नंबर पे अकाउंट खुला हुआ है, तो हमें ये भी प्रैक्टिकली लाइफ में करना होता है, लेकिन यहाँ हम इन दोनों ही कॉलम में कुछ नहीं भरेंगे। अमाउंट के अंदर कैश की अमाउंट लिखी जाएगी। यही सेम चीज़ें क्रेडिट साइड में, पहला डेट का कॉलम, पर्टिकुलर पेमेंट्स, वाउचर नंबर, LF और अमाउंट। तो इस फॉर्मेट को याद रखना ज़रूरी है। इसी के बिहाफ पे हम सिंगल कॉलम कैश बुक सीखेंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, डेट, रिसिप्ट, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट, इन दोनों में कुछ नहीं आएगा। डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट। यहाँ पर्टिकुलर रिसिप्ट के लिए, यहाँ पर्टिकुलर पेमेंट के लिए, यहाँ जो भी लिखा जाएगा टू के साथ, यहाँ जो भी लिखा जाएगा बाय के साथ। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द अबव फॉर्मेट दैट द कॉलम्स ऑन बोथ साइड ऑफ कैश बुक आर सिमिलर टू ईच अदर, यानी दोनों साइड क्या हैं, सिमिलर है। डे, मंथ, ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा डेट में। पर्टिकुलर्स में नेम ऑफ अकाउंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कैश हैज़ बीन रिसीव्ड और पेमेंट। जैसे अगर मुझे राम से कैश मिला तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू राम, यानी जिससे मिला। मैंने फर्नीचर खरीदा तो कैश गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। वाउचर नंबर, द डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग ए ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड वाउचर। द सीरियल नंबर ऑफ वाउचर सर्टिफाइंग द रिसिप्ट और पेमेंट इज रिटन इन दिस कॉलम, बट हमने कुछ नहीं लिखना है इसमें अभी। LF, ledger folio, this column records the page number of ledger where the posting of this account has been made, nothing, हमने कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। Amount received are recorded on debit side and amount paid are recorded on the credit side. Following points should be remembered. Cash book itself a cash account, तो ये रियल अकाउंट की तरह काम करेगा। रियल अकाउंट का मतलब क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जब भी कैश आएगा आप इस साइड दिखाएंगे, जब भी कैश जाएगा आप इस साइड दिखाएंगे।
If opening balance is cash is given, it will be written on the debit side of cash book to balance BD. अगर आपको कैश का ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा तो आप यहाँ पे डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस BD, यानी ओपनिंग बैलेंस, इस तरह से टू बैलेंस BD. सिंगल कॉलम कैश बुक मेक्स नो रिकॉर्ड, चेक वगैरह की कोई एंट्री नहीं होगी, डिस्काउंट की भी कोई एंट्री नहीं होगी इनके अंदर, ना तो चेक की एंट्री करेंगे क्योंकि हम कैश का कॉलम बनाए हुए हैं, और ना ही हम कोई डिस्काउंट वगैरह की एंट्री करेंगे. व्हेन ए कैश बुक इज मेंटेन, कैश अकाउंट इज़ नॉट ओपन, कैश अकाउंट नहीं बनाना. तो ये कुछ एक बातें हैं जो हम धीरे धीरे सीख जाएंगे. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलस्ट्रेशन 1. क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक, और ये आपको डिटेल्स गिवन है. तो हम कैश बुक का पहले फॉर्मेट बना देते हैं बेटे. देखते हैं बेटे सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है. एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन ए सिंगल कॉलम कैश बुक, और डेट दे रखी है बेटे 1 मार्च 2017. कमेंस बिजनेस विद कैश, कैश लगा के बिजनेस स्टार्ट किया. तो कैश बुक बिजनेस के लिए बन रहा है, तो कैश कम्स इन और गोज आउट. तो कम्स इन, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है. पर्टिकुलर ये तो शो कर रहा है बेटे रिसिप्ट साइड को, वैसे ये रिसिप्ट आपको इसके अंदर ही लिखना है, और ये शो कर रहा है पेमेंट को. बाकी कॉलम मैंने अभी आपको समझाए थे. डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट. डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, LF, अमाउंट. तो फर्स्ट डेट हमारी है कमेंस बिजनेस विद कैश 1 मार्च को. तो आप यहाँ पे डेट लिखेंगे 1 मार्च 2017. और बिज़नेस स्टार्ट किया है तो कैश लगा के बिज़नेस स्टार्ट किया है. कैश कम्स इन और गोज़ आउट, रिसिप्ट में दिखाएं या पेमेंट में? रिसिप्ट में. अमाउंट का कॉलम ये है 20,000. और किस वजह से कैश आया है? क्योंकि बिज़नेस स्टार्ट किया गया है कैपिटल लगा के, तो टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट. अगली एंट्री देखते हैं. बोट गुड्स फॉर कैश, खरीदे हैं गुड्स, कितने की? 5,000 की. तो कैश कम्स इन और गोज़ आउट, पहले डेट बेटे. सेकंड कम्स इन और गोज़ आउट, गोज़ आउट क्योंकि हमने खरीदा है. तो यहाँ पे डेट डालेंगे 2 मार्च. बाय परचेज अकाउंट, क्योंकि खरीदने की वजह से कैश गोज़ आउट हुआ है 5,000. तो हमने ऐसे करना है. मैंने जस्ट ये एक इक्वेशन इसलिए लिख के दिखाई ताकि आपको लिखने का तरीका पता चले. इसके बाद आगे भी 2-3 देखते हैं, फिर बुक में से देखेंगे. सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश कम्स इन और गोज़ आउट, कम्स इन. कम्स इन है तो सर डेबिट की तरफ दिखाएंगे. कहाँ दिखाएंगे हम? डेबिट की तरफ दिखाएंगे. तो टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि कैश आ रहा है. किस वजह से आ रहा है बेटे? क्योंकि हमने क्या किया है? सेल. सेल की अमाउंट क्या दे रखी है बेटे क्वेश्चन में? 4,000. तो हम यहाँ पे क्या दिखा दें? 4,000. बस हमने कुछ नहीं देखना, हमने बस ये देखना है कैश आएगा या जाएगा. अगर क्रेडिट में ट्रांजैक्शन की होंगी तो उसकी इस बुक में कोई भी हम एंट्री नहीं करने वाले. जब भी कैश आए टू वाली तरफ, जब भी कैश जाए बाय वाली तरफ, विद डेट. और अपोजिट, जैसे सेल की वजह से कैश आया तो हम यहाँ पे सेल को डिनोट करेंगे. कैश बुक कैश कॉलम के अंदर कभी कैश आप शो नहीं करेंगे. नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट. अब देखो बेटे साफ साफ बोल रहा है, गुड्स खरीदी रवि से क्रेडिट पे. जब क्रेडिट पे खरीदी, नो कैश कम्स इन, नो कैश गोज आउट, तो हम इसकी कैश बुक के अंदर कोई भी एंट्री नहीं करेंगे. गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट की. 13 मार्च को पेड टू रवि, रवि को दिया है तो कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट. गोज आउट है तो बाय वाली तरफ. 13 मार्च बाय रवि. कितना कैश दिया है? कैश दिया है हमने बेटे 7,000. तो बस हमने यही देखना है कि कैश कम्स इन है या कैश गोज आउट है. ये देखो बेटे, हमने ये कैपिटल की एंट्री कर दी, सेल की कर दी, परचेज की कर दी और रवि की कर दी. अब आगे पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे. कैश सेल, कैश कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन. तो ये किस में आना चाहिए? 2 में. 15 डेट को 2 में, 15 डेट को 2 में. 2 सेल्स अकाउंट. इसके बाद है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कैश कम्स इन और गोज आउट, गोज आउट. तो 18 मार्च को बाय वाली तरफ, 18 मार्च को बाय फर्नीचर अकाउंट.
ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे आप। कई बच्चे ये सोचते हैं कि एक अमाउंट यहाँ लिखी तो दूसरी इसके सामने, एक यहाँ लिखी, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट डेट्स के अकॉर्डिंग होने चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होने चाहिए। इसके बाद है पेड वेजेस, तो कैश कम्स इन और गोज आउट, तो डेट डालेंगे बाय वेजेस अकाउंट। इसके बाद है पेड रेंट, तो बाय रेंट अकाउंट। रिसीव कमीशन, ये कम्स इन है तो ये टू में आएगा, टू कमीशन अकाउंट। विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस, ड्राइंग है बेटे, तो हम 28 को बाय ड्राइंग अकाउंट कैश बिजनेस से चला गया। पेड सैलरी बाय सैलरी कैश बिजनेस से चला गया। अब है इम्पोर्टेंट काम। अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है बेटे दोनों साइड का ऐसे लाइन लगा के टोटल, जैसे इसने लाइन लगाई है, ये टोटल, और ये टोटल हमारा आमने सामने होना चाहिए कि हमारे पास टोटल कितनी रिसिप्ट्स आई और टोटल कितनी पेमेंट गई। तो हमने टोटल किया, रिसिप्ट्स का टोटल ये आ रहा है, पेमेंट का टोटल ये आ रहा है। हमें साथ साथ कैश का बैलेंस निकालना है। वैसे तो हम अंडरस्टैंड है बेटे कि इतना कैश आया है, इतना गया है, तो इसमें से अगर ये माइनस कर दें तो बचा हुआ हमारा क्या होगा, बैलेंस। लेकिन इसको लिखने का, एक राइट करने का, फॉर्मेट में लिखने का एक प्रॉपर वे है। आप क्या करेंगे, ये लाइन लगाने के बाद बिल्कुल आमने सामने टोटल रिसिप्ट और टोटल पेमेंट की, फिर एक कॉलम छोड़ के एक दोबारा लाइन लगाएंगे, डबल लाइन लगा के, ऐसे ऊपर सिंगल नीचे डबल। तो जो भी अमाउंट दोनों में से बड़ी है, दोनों में से बड़ी कौन सी है बेटे, ये, तो ये इधर तो आ गई, इधर भी यही अमाउंट आएगी, लेकिन यहाँ टोटल तो मैच होगा ही नहीं, इन दोनों के बीच में गैप आएगा। उस गैप को ये क्या नाम देता है, बैलेंस CD, कि हमारा इतना क्लोजिंग का कैश मंथ एंड पे बच गया। दोबारा बता रहा हूँ, यही थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है कि आपने टोटल रिसिप्ट ली, टोटल पेमेंट ली, दोनों साइड का टोटल किया, और जो बड़ी अमाउंट है वो नीचे इस डबल कॉलम में आप पुट करेंगे। तो आपने ये अमाउंट यहाँ लिखी, यहाँ भी यही अमाउंट जाएगी, क्योंकि दोनों साइड में से ये साइड बड़ी थी। तो यहाँ तो ये बैलेंस टैली हो गया क्योंकि ये तो बड़ी अमाउंट थी, लेकिन यहाँ ये कम अमाउंट थी, बैलेंस टैली नहीं हुआ, या बैलेंस निकलेगा। आप उसे क्या नाम देंगे, बैलेंस CD। इसका मतलब ये है कि हमारी इनकम यानी रिसिप्ट में से इतने खर्चे, पेमेंट माइनस करने के बाद इतना कैश अभी भी बचा हुआ है, ये क्लोजिंग का बैलेंस निकला है। और नेचुरली बात है, यही क्लोजिंग 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल को क्या बनेगा, ओपनिंग। कितना कैश पड़ा है, कैश पड़ा है तो इसको रिवर्स में फिर कन्वर्ट भी यहाँ करना पड़ेगा 1 अप्रैल को, नेक्स्ट डेट पे। इस CD को आप क्या नाम दे देंगे, BD, और अमाउंट यही होगी 11,920। इसके बाद ये आगे कंटिन्यू होता है नेक्स्ट मंथ के लिए। तो आपको यहाँ तक रीड आउट करना है और फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना है।